अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान शुमाइला नियाज। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर उस मसले को लेकर जहां पर प्रॉब्लम चल रही होती है, और हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी होती है कि हम उन मुश्किलात को अपने इस प्रोग्राम के थ्रू दूर भी कर सके। और हम आपकी रहनुमाई के लिए अपने प्रोग्राम में प्रॉपर्टी एडवाइजर्स को इनवाइट करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो इस काम पर दस्तरस रखते हैं। और इसके साथ साथ हमने हमेशा अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है कि जो कानूनी तौर पर भी रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, उसमें क्या कुछ आप बेहतरी ला सकते हैं या क्या नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमें अपने मसले का पता ही नहीं होता कि हमने उसकी तरफ जाना कैसे है, हमने हल कैसे करना है। और खास तौर पर मेरे जो मेहमान हैं जनाब अजहर सदीक साहब, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात हो रही थी तो मेरे साथ मेरे मेहमान जो हमारे प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा बनते रहते हैं, अपना कीमती टाइम निकालकर जीनत बख्शते हैं हमारे प्रोग्राम को, जहांगीर हुसैन बारा साहब। सो ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने ये कहा कि जी इनकी अभी तक क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओवरसीज फिर इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं कि मेरी वो प्रॉपर्टी, मेरी इन्वेस्टमेंट, और मुझे किस तरह उसमें से निकलना है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैंने पिछले 2 साल के अंदर जो मेरा हियरिंग इसके हवाले से एक एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि बहुत सारे हमारे ओवरसीज वो बिल्कुल यकीन जानिए कि वो बच्चों की तरह ट्रस्ट करते हैं, अपने रिश्तेदार के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, किसी ना किसी ऐसे डेवलपर पर, या देखे दिखाए कोई एक इश्तिहार देखा मीडिया में और उसके ऊपर जाके वो किसी ना किसी हाउसिंग सोसाइटी में वो फंस जाते हैं। और फिर बाद में जब पता चलता है कि ये तो सारा फ्रॉड था, फिर उसके बाद वो बेचारे फिर रोते धोते रहते हैं और इस सिस्टम को और इस मुल्क को कोसते रहते हैं कि जी हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो बेसिकली जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि हमारे एक्ट के अंदर भी है, और बेसिक और एक खास तौर पे एक लफ्ज बोला जाता है कि मुश्तरी होशियार बाश। जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको पहले 100 बार परखें, देखें। और ये हमारे मजहब के हवाले से भी इस पर जोर दिया जाता है कि जी आप जब चीज कोई ले रहे हो तो उसको हर तरह से उसकी पड़ताल करें, लेकिन बगैर देखे जब आप किसी जगह पे भी फंस जाएंगे तो फिर कल को आपको यही रोना धोना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो प्रोग्राम का हो गया पहला सवाल, इसके अंदर ही बहुत सारे सवाल पड़े हैं, उसी को खुरेद कर हम दोबारा करेंगे। अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान का जो कानून है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह के तहफ्फुज़ात देता है कि उन्हें पता होगा भाई ऐसी हम साड़ी नींव ही नहीं पड़नी चाहिए? अच्छा, वो व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैं कुछ लोग इस बात पे भी हैरान होते हैं, मैं इससे सच कहे बगैर रहा नहीं जाता। इल्ज़ाम लगता रहा कई गवर्नमेंट्स का कि जनाब जब गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की तो नून लीग पे आ गया, मुशर्रफ आए तो मुशर्रफ के साथ चले गए, फिर पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम, फिर पीपल्स पार्टी आई नून लीग पे, फिर नून आई, अब आया पीटी पे इल्ज़ाम, पीटीआई पे लग गया। लेकिन जितना मैंने इस दौर में तनकीद का निशान जो है ना उस्मान मुज़दार को बनाया, मैं आज भी मुतमईन नहीं उससे। थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो वो एहसान नहीं हो रहा, कोई एहसान नहीं हो रहा, हकीकत है, वैलिड पॉइंट, फंडामेंटल राइट है ना जी। आर्टिकल 25 देख लें, आर्टिकल 9 देख लें, 14 देख लें, 23 देख लें, 24 देख लें। और ओवरसीज पाकिस्तानी, वो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका स्टेक बहुत है यहाँ, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इतना पैसा देते हैं। और वो देखिए वो इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं यहाँ, अगर पैसा भी ले रहे हैं, अगर हम उनकी जायदादों का ध्यान ना रख सके तो क्या फायदा। यानी हमने यहाँ रेवेन्यू अथॉरिटी बना के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया, फर्दे ऐसा क्या हो गया, कोई तब्दीली देखी आपने? वो घटिया सिस्टम हो गया। आप जब तक देखें ना, यहाँ उस्मान बुज़ार को चाहिए कि कम से कम ना वो 10 दिन के लिए ना चलें, ज्यादा नहीं, 10 दिन के लिए इंग्लैंड में सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनना है, ये प्रॉपर्टी वाला आपका। उसके लिए वहां प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, वो खुद चले जाए ना, साथ अपनी एक टीम ले आए। मैं बाकी पूरी दुनिया का छोड़ दें आप, मैं सिर्फ लंदन का ही बेस बना दूं ना, उसी को बनाकर अगर आप थोड़ा सा एनफोर्समेंट शुरू कर देंगे ना, तो ये याद रखिएगा
50% काम वैसे खत्म हो जाएगा, चूंकि यहाँ हमारा सबसे जो मेजर काम है ना वो डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आप अलग टाउन बना दें? इसमें कोई शक नहीं, दैट्स गुड आइडिया, दैट्स गुड आइडिया। लेकिन सवाल ये है ना, अब ओवरसीज टाउन आप हर शहर में तो बना नहीं सकते। हर सुबह मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आपकी बात में बड़ा वजन है कि यहाँ बैठकर ब्लॉग बन सकते हैं, ये सारा आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पता होगा भी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, लेकिन यहाँ कोशिश की ना, मिसाल कई हाउसिंग सोसाइटियों ने कोशिश की, उन्होंने ओवरसीज ब्लॉक बना दिए कि वहां पर बैठकर रह सके। इशू ये नहीं है। मैं कहता हूं किसी जगह भी प्रॉपर्टी लेनी हो, जायदाद लेनी हो, उन्होंने जो कुछ मर्जी करना हो भाई वो वहां बैठा हो। यानी मैंने आज प्रॉपर्टी लेनी हो ना लंदन में, तो मुझे क्या करना है, मुझे वहां सोलिसिटर अरेंज करना है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मैं यहाँ बैठ के देख सकता हूँ। मुझे अगर डॉक्यूमेंट इसमें साइन कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने डिजिटलाइजेशन कुछ चीजें शुरू कर दी हैं, तो मैं यहीं से बैठकर चीजें कर सकता हूं मेंटेन। वजह क्या है कि उन्होंने सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिए। इस्लामाबाद में बना हुआ है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए, आपके घर के बाहर कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है तो आपने जब ओवरसीज पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट की है तो फौरी तौर पे वो रवायती पुलिस नहीं गई, वहां पे वो लोग गए हैं और उन्होंने उस दोबारा फिर रिप्लाई किया है। अब इससे ये होगा कि भी इस तरह के जो कब्जे होते हैं या इस तरह कोई फ्रॉड के केस होते हैं जो इंक्वायरियों के अंदर एक एप्लीकेंट बेचारा ख्वार होता रहता है, यही अगर एक अलहदा से पुलिस स्टेशन बन जाए और इस बतौर मॉडल आप लाहौर के अंदर चेक करें, फिर इसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी बनाना चाहें तो बन सकता है। लेकिन उससे ये फायदा होगा कि आप ऑन द स्पॉट अगर उसके खिलाफ FIR हो जाती है, उसको बंदे को पकड़ के उसी वक्त हवालात में बंद कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये आप 2, 4, 6 माह के बाद आप देखेंगे लाहौर के अंदर, बाकियों की नहीं मैं बात करता, लेकिन ओवरसीज के हवाले से मैं गारंटी से कहता हूं कि 2, 4, 6 माह के अंदर सारे के सारे मसले हल हो गए। बेसिक क्या है कि हो ये रहा है कि इस तरह नहीं होता, दुनिया में जाता है फिर आगे जनाब चलते चलते, यानी उसको भी उसी फॉर्मेट से गुजरना पड़ता है और उसके अंदर वो ज्यादा मसलन वो बंदा अजियत से गुजरता है, इसलिए कि उसको इस सिस्टम का पता ही नहीं होता। और इसकी मैं मिसाल देता हूँ तो मेरे पास एक 7-8 साल पुराना एक केस था पड़ा हुआ, ये कैंट में एक खातून थी, वो टीचर है इंग्लैंड में, तो उसका मुझे फोन आया, कहती है कि मैं हर साल आती हूँ 2 महीने के लिए छुट्टियां लेके, और 2 महीने मेरे DP अपना CCP ऑफिस, DC ऑफिस और इधर सारा गुजार के मैं चली जाती हूँ मेरे घर का। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने वो मोहल्ले का एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसको कहा कि मेरा घर जो है ना रेंट पे दे देना और मुझे जो है ना इस अकाउंट में पैसे भेज देना, चाबी देगी। उसने पीछे से वो किसी को गिरवी दे दिया और वहां से 15-20 लाख रुपया उठाया, वो चला गया। अब वो जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हमने तो ये गिरवीनामा किया है। अब पुलिस उसको उस तरह इंटरोगेट नहीं कर रही, कहती ये गिरवीनामा करने वाला कौन है, ये तो ऑनर ही नहीं है। यकीन जानिए कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने सिर्फ उन्हें बुलाया, जो बैठे हुए थे, उन्हें कहा कि जी लाए क्या आपके पास, उन्होंने कहा जी ये स्टाम्प पेपर है। मैंने कहा किसने लिख के दिया है? जी फला फला बंदे ने। मैंने कहा ये तो ऑनर ही नहीं है। मैंने कहा जी इनके खिलाफ FIR दें, और इसको यकीन जानिए कि 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने चाबियां दी और वो चाबियां उठाकर मैंने उनके हवाले कर दी। मतलब बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आप जाती तौर पर किसी भी केस को ना देखेंगे। और इसमें एक और जो चीज इसमें मैंने जो नोट की है वो ये है कि आप आजकल जो हर्डल्स आ रही है वो ज्यादातर ये है कि जो सिविल लिटिगेशन, और अगर सदीक साहब बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज्यादा अवेयरनेस है इनके पास, कि जिस तरह का हमारा ये सिविल अदालतों का निजाम है और जिस तरह वहां पे लोगों को 20-20 साल 15-15 साल बल्कि कईयों की तो उम्रें गुजर जाती हैं, जिस तरह का वो सिस्टम है उसमें से आप इंसाफ नहीं ले सकते। अच्छा जहांगीर बारा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है वैसे, क्योंकि मुझे अभी ब्रेक की तरफ भी जाना है। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर एक मखसूस कर दिया जाए थाने को सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए, तो मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानी कोई एक भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका मसला अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ हो। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ सवाल जो है बड़े ताजे दिमाग में आए हैं जो मैंने एज सदीक साहब से पूछने हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि जहांगीर बारा साहब ने एक मशवरा दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अलग थाना बना देना चाहिए। इस पर अमल दरामद होगा अगर सदीक साहब के नहीं बनाना चाहिए या नहीं? दूर ਦੇ ਦੋਲ ਸੁਹਾਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਾਰੀ ਲਾਲੂ ਲੈਂਦੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪॉजिटिव, ਹੁਣ ਸਾਰੇ जगीर बारे तो नहीं हो सकते। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, ये जो कुछ मैं जो आज से 6-8 साल से शो डाल रहा हूँ, एवरीथिंग शुड बी अंडर वन रूफ। वो एक बड़ा सेंटर बने, उस सेंटर के अंदर एक थाना हो, उसी सेंटर के अंदर एक FIA का ऑफिस हो, उसी सेंटर के अंदर एक नैब का ऑफिस हो, उसी सेंटर के अंदर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का ऑफिस हो, उसी सेंटर के अंदर एक मैं बात कर रहा हूं पासपोर्ट का ऑफिस हो, उसी सेंटर के अंदर एक नादरा का ऑफिस हो। और ये सेंटर एक ही डोर के नीचे, और लेकिन ये आप खाली सेंटर बनाने नहीं, आपको एक कानून में इन सब चीजों को यकजा करना है। मैं मिसाल के तौर पर मैं दरखास्त देता हूं इनको, ओवरसीज वालों को पता चलता है कि ये पुलिस का, पता चलता है ये पुलिस का, FIA का, नहीं पता चलता है नहीं ये तो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का। अच्छा उसी चक्कर में बेचारा मर जाता है, उसी 1 से 2 कितना टाइम होता है। जब वहीं पर आया, जब सारे वहां पर बैठे, और इसकी देखना प्रिमिलरी क्या है, कोई दरखास्त आए ना, पहली दरखास्त एक कमेटी है, सब कमेटियां ये सारी बन जाए, वो सब कमेटियां बैठ के पहले दिन 2-3 दिनों के अंदर तय कर दें कि ये काम FIA ने करना है या पुलिस ने करना है या लैंड रिकॉर्ड का है या नादरा का है या किसका है, वो बैठ के वहीं का वहीं सेटल हो जाएगा। और उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन वहीं पर बैठी हो, कोई जाना ना पड़े। आजकल कंप्यूटर का दौर है, हर चीज एक कंप्यूटर के एक्सेस के ऊपर है। और ये देखें, ये जब तक ये नहीं करेंगे ना, ये मसाइल हल नहीं। मैं पहले बता दूं आपको, इसके लिए फिर एक कानून लाना पड़ेगा, फिर आपको एक और काम कर दूंगा, बता दूंगा आगे। यही मसला हल नहीं है। मैं अलग अदालतों में क्यों जाऊं, वो वहां 2 कमरे ही देने हैं ना, 2 कमरे जज बिठा दो भाई, वहां पर 4 जज बिठा दो, क्या बात, 5 जज बिठा दो, वहीं पर बैठकर बाकायदा ओवरसीज के कॉन्टेक्स्ट में कोर्टें बनी हो, वो सिविल जज के इख्तियारात हो, यानी इसकी अगली जो अपील है ना वो सेशन जज सेशन कोर्ट दे दे, लेकिन पहला जो प्लेनरी फॉर्म है ना वो वहीं पर दे दें आप। और एक और साथ काम शुरू करा दें आप, और वो बहुत अच्छा हो जाएगा सेंट्रलाइज करने के हवाले से। गूगल मैपिंग आ गई हुई है, प्रॉपर्टीज जितनी है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, लोकल है, गवर्नमेंट की है, उन सारों को एक जगह यकजा कर दें, इकट्ठा कर दें। बहुत खूबसूरत बात है जनाब। आपने, मेरा नहीं ख्याल कि अब और कोई मसले मसाइल वाला सवाल बनता है, क्योंकि आपने सभी चीजें जो है ना वो एक छत के नीचे करने की जो है ना वो इस्लाहात बताई। मैं उस्मान बुज़ार नहीं हूं ना जरा। हाँ बस समझदार है भाई, तो 4 किताबें पढ़ी है ना फिर। अच्छा मैं इस हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के हमारे जो भाई हैं जो यानी किसी भी मुआशरे के अंदर इस तरह की बुराइयां देखते हैं या खामियां देखते हैं और उन्हें पॉइंट आउट करते हैं। अगर सदीक साहब ने जो बात की है इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कन्वे कर दूं कि हमारे ओवरसीज कमीशन 1 क्लब के अंदर नादरा का ऑफिस बन गया है, पासपोर्ट के लिए बन गया है, लैंड रिकॉर्ड पूरे पंजाब के अंदर जितने भी ओवरसीज हैं वो अगर अपनी फर्द लेना चाहे वो बन गया है। देखिए फर्द मिलना इशू नहीं है, असल तो इशू है उसके लैंड डिस्प्यूट के, वो रिकॉर्ड के, वो वहीं पर वो सारा कुछ है। अच्छा मुनव्वर सांझा जो कि मस्कत और ओमान में मुकीम है, उनका क्या मसला है, ये सुनने के बाद जो है ना इसी पर बात करेंगे। सर जी मैं मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। सर जी अर्ज ये है कि ये जमीन का नक्शा ये है मेरे पास, ये है जीटी रोड, ये जीटी रोड है, ये सर जी चौथी चक का रोड है, ये ऊपर सलमा लिखा हुआ, ये सलमे की दीवार है, ऊपर सलमा लिखा हुआ, ये देखें, एक प्लाट इधर खाली था, एक प्लाट इधर खाली था, ये प्लाट बन गया हुआ है, ये प्लाट जो है ना ये बन गया हुआ है। हाँ जी मेरा प्लाट ये है, अभी एक इधर खाली है, ये स्टाम्प पेपर है मुनव्वर हुसैन का मस्कत ओमान से, जिसके ऊपर जमीन लिखी जाती है, और ये खसरा नंबर भी लिखा हुआ है 1284। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ ज्यादातर अवेयरनेस लोगों में ना अपने राइट लेने का तरीका नहीं पता है। अब वो सारी जो चीज बताई है ना,
اب یہ ڈی پی او کے حوالے سے مثال کے طور پر ناجائز قبضہ اگر لینا ہے نا تو ناجائز قبضہ میں ڈی پی او نہیں کچھ کر سکتا, ذہن میں رکھ لیں. یہاں ہوتا ہے نا آپ اچھا تھوڑی گل کٹ دی بھی لوگ ہمیشہ نا پولیس لوگ اپروچ کرتے ہیں ڈی پی او نو اپروچ کرتے ہیں. دیکھو نا ہوندا ہے جی اسی غلط فورم چوز کر لینے ہیں, وہ نقصان کی ہوندا ہے. یعنی سارے نال پہلا کام تو بڑا سیدھا جہا سیگا, اگر میری گل نو سمجھن انہاں کو ثبوت موجود ہیں, وہ سول کورٹ تے جا کے پہلا تے سٹے لوانا کہ میری کوئی جگہ لینا چاہتے جائے چاہنا چاہتا ہے کیا جانتے ہو, جا کے سٹے لوا کے جا کے تعمیر جو شروع کرنی ہے نا پھر جان پولیس کو کہ جناب اے ہے نا میرا حکم تنائی موجود ہے, میری جگہ ہے, یہ میرے بنا نہیں جانتے. پھر آتا ہے پولیس دی انٹرونشن دا مسئلہ. ہوں اگر تسی پہلی سٹیج تے آ کے یا فرض کرو ویسے اپنا مقصد مسقط تو آئے نہیں ہو اور انہوں نے اوورسیز نو کہنا ہے کہ اوورسیز نے بھی کام ادو کرنا ہے. اوورسیز کو اصل میں چاہواں گا کہ انہاں دے قانون چ ایک ترمیم ہوئے ہے جویں ساڈے سپریم کورٹ دے کول از خود اختیارات ہے نہیں, نیب دے کول از خود اختیارات نے, کوئی کہے یا نہ کہے اپنے تئیں ایکشن لے سکتے ہیں. یہو جے اختیارات بھی انہاں دے اوورسیز دے قانون دے وچ دیتے جان. اخبار جو خبر پڑھی ہے تو اوورسیز کمیشن اگر پڑھ لیتی ہے خبر تو ایکشن لے, سو موٹو لے پر اختیارات دینے پین گے, اختیارات دے کے انہوں گالو لے کے اختیارات نہیں ہے کو لگے سو موٹو والے نہیں. فی الحال ہمارے پاس جو یہ ہے کہ پہلے اپلیکیشن لانچ ہوگی, پھر وہ اس کا جو ریفرنس بنے گا اس کے مطابق پھر ہم کاروائی کرتے ہیں. اس کے بعد صحیح دیکھو نا میں گل کہی ہے نا تمہیں انہیں مسئلہ کی وہ بیچارہ یعنی میں ہوندا کی ہے میں شکل تو دیکھ رہا سی انہوں نے غریب آدمی ہے, وہ وکیل بھی اگر کرنا تو پیسے چاہیے نے, مزدور آدمی ہے, ان وکیلوں نے بھی پیسے لینے نے, عدالت بھی پیسے خرچ ہونے نے. یعنی ایک اوورسیز دا جڑا ہے نا یہ آئیڈیا میں پچھلے 12 سال 14 سالوں تو لگتا پیا. وہ لوکی کہنا میں نہیں اگر آگے کیا, میں نے کہیں نہیں آگے کہا کہ میری کاوش پیچھے تھی, ہماری کوشش لگا ہوا تھا کرنے کے لیے, وہ چھوڑیں ایک دیر آئے درست آئے. وہاں پر اوورسیز کے اندر جب یہ میں بتا رہا ہوں نا, ایک میں نے اور سجیشن دی تھی اس میں کہ وہاں پر ان کے اپنے وکیل فراہم کریں, ان کو ان اوورسیز کو وکیل بھی فراہم کریں, جو وکیل آپ کے ہوں بکے نہ جھکے نہ, یعنی اور باقاعدہ جو ہے نا یعنی وہ بجائے ڈھونڈتا رہے وکیلوں کے لیے. پھر یہاں اسی طرح جو پراپرٹی لینا چاہتے ہیں پراپرٹی کے ایڈوائزر ان کے یہاں موجود ہوں اور ہر چیز جو ہے نا صاف شفاف طریقے سے ہو, کنسلٹنٹ بیٹھے ہوں جو مشورہ دے رہے ہوں. یہ جو ہے نا یعنی میں آپ کو بالکل ایک ڈفرنٹ سٹیٹ کا کانسیپٹ دیکھ رہا ہوں. میں وکلا موومنٹ میں جب جیل گیا, میں 26 دن جیل رہا, پھر مجھے سمجھ آئی نا اندر کی بات. جب اندر جا کے دیکھو میں نے دیکھو یہ تو بھئی ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ ہے, وہاں اپنا قانون ہے, ہر چیز اپنا نظام ہی لیتا ہے. باہر کی دنیا اور وہاں کی دنیا کا زمین اسمان کا فرق ہے. تو یہاں بھی جب تک آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے نا اس طرح نہیں کریں گے نا تو یہ رزلٹ اتنے اچھے مل نہیں سکتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیں جو کوئی بھی بات ہو نا, ہر کام کو پولیس میں مت انوالو کریں, پولیس کو لے کے آئیں, لیکن سب سے پہلے جو ہے نا اس چیز کو متعلقہ ادارے تک پہنچائیں. میں چھوٹی سی بات بتا دوں, جیسے اس طرح کے جھگڑے آپ بہت دیکھتے ہوں گے, پہلے سول کورٹ جائیں, سٹے لیں, وہاں کو تعمیر کرنا شروع کریں, کوئی انٹرفیئرنس کرتا ہے پھر آپ پولیس کے پاس جائیں. قبضہ کر لیا ہوا اس نے, اب یہاں جگہ دکھا رہے ہیں, قبضہ تو بظاہر کوئی نہیں ہے, جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ قبضہ جس نے کیا پیچھے والے نے کوئی جگہ دکانیں چھوڑ دی تو میں ثابت تو نہیں نہ کر سکتا قبضہ ہے یا نہیں ہے. یہی درخواست باقاعدہ لکھ کے اوورسیز کمیشن کو دے. یہ کیا کریں گے, اس کو بلا لیں گے, ابھی تو نے یہ پیچھے کیوں کھلی ہوئی ہے, تو کھول نہیں سکتا یہاں پر. دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات, ابھی مطلب شارٹ میں ان کو بتائیے ان کو کرنا کیا چاہیے. انہیں چاہیے کہ اس بات کو سامنے رکھتے ایک درخواست دے دیں اوورسیز کمیشن کو جو میں نے بتایا ہے, اور دوسرا جو ہے سول کورٹ میں اگر جا کر سٹے لے کے پھر پولیس کو انوالو کر لیں تو پھر پاسبل ہے. اس سوال کا جواب میں آپ سے بھی چاہوں گی, اور ابھی کیونکہ بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے اور بریک کے بعد پراپرٹی کے ایشوز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی کے بیوی بچے باہر ہوتے ہیں اور وہ خود پاکستان میں آ جاتا ہے, بعد میں اس کو آؤٹ آف کنٹری جانے دیا ہی نہیں جاتا, اس کے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں پروف دیں کہ آپ کی پاکستان میں کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کی بیس پر آپ پاکستان آئیں گے ہی آئیں گے واپس, نہ کہ تجھے اتنے جا کے پکے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, اس کا جواب میں چاہوں گی جہانگیر بارہ صاحب سے, لیکن اس بریک کے بعد.
दिस ब्रेक नाज़रीन। और जहांगीर साहब, इससे पहले मैं बात आपसे ये कर रही थी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं और उन्होंने बाहर शादियां की भी होती हैं और वो पाकिस्तान आ जाते हैं एक दफा, तो फिर बेचारे वापस नहीं जा सकते। इसी तरह हमारे पास एक मसला आया है और एक साहब हैं जनाब, वो हैं जहलम के रहने वाले हैं। उनका बताना यह है कि वो अमेरिका गए और 22 साल पहले वो अमेरिका से वापस आए हैं। उनकी बीवी जो है ना वो वहीं की रेजिडेंस है और बेटियां भी उसकी हैं माशाल्लाह से, लेकिन अब यह है कि वो यहाँ से वापस अपनी बीवी बच्चों को मिलने नहीं जा पा रहा। क्या रीजन है? अच्छा देखिए, ये बेसिकली तो देखें दो इश्यूज हो सकते हैं। पहली तो बात है कि अगर आप हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट है 1951 के शहरी पाकिस्तानी के शहरी के हवाले से, हो सकता है कि जब वो बाहर शिफ्ट हुए हों और उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजनशिप रिनाउंस ना कर दी हो, छोड़ ना दी हो, अपनी सिटीजनशिप छोड़ ना दी हो, अगर फर्ज करें उन्होंने ऐसा कर दिया है, वहां शादी किया, तो वो बच्चे और बीवी जो है या तो उन्हें पाकिस्तानी शहरी बनाना, यानी वो बाई बर्थ जो है ना उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के वो पाकिस्तानी कहलाएंगे, लेकिन उनकी बीवी को पहले पाकिस्तानी शहरियत लेनी, वो नहीं ली उन्होंने वहां पर। अब यहां जब आ गए हैं, अब यहां से अगर बाहर जाना है, अमेरिका वापस जाना है, तो वो उसके लिए वीजा चाहिए होगा उन्हें। तो पाकिस्तानी मेरा जहां तक ख्याल है कि वो रेजिडेंसी अपनी एक खो बैठे हैं, जब तक पाकिस्तानी रेजिडेंसी उन्हें मिलती नहीं है तो पाकिस्तान से वीजा नहीं मिल सकेगा उन्हें अपनी पाकिस्तानी रेजिडेंसी की रिवाइवल के लिए पता नहीं कुछ किया है या नहीं कुछ किया, उन्हें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और जितनी वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, और खास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर बैठे हुए जो वो पाकिस्तानी जो ये समझ ले कि अपना खून पसीना एक करके बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा मुआवजा लेते हैं और उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो वहां के कफीलों को और उनको दे के जो कुछ बचाते हैं, तो फिर आ जाके उनका यही एक मसला है कि वो बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर तस्दीक किए किसी ना किसी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये किया है कि अपने ऑफिस के अंदर एक बकायदा अलहदा से सेल कायम किया है कि आप हमसे बाकी चीजें ना बेशक पूछें, लेकिन जो आप डील कर रहे हैं, किसी को बेशक अपना घर रेंट पे दे रहे हैं, उसका एग्रीमेंट तक जो है ना वो हमारे ऑफिस में आए और ये तस्दीक करवा लें कि ये बंदा किस तरह का है। हम उसकी तस्दीक करेंगे, मुतलका पुलिस को बुला के करेंगे। कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके अच्छी गल है। प्रोग्राम का वक्त जो है ना बिल्कुल अब इख्तिताम पे पहुंच चुका हुआ है और आप ये सोच के यकीनन परेशान हो जाते हैं कि यार जब भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए बैठते हैं तो इस प्रोग्राम में मसले मसाइल के अलावा तो और कोई बात नहीं होती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सिस्टम अभी भी हमारा कोलैप्स का शिकार तो जरूर है, लेकिन इस सिस्टम को खड़ा किया जा सकता है, मजीद बेहतरी से खड़ा किया जा सकता है। और आज के प्रोग्राम में जो है ना बड़ी खूबसूरत इन्होंने इस्लाहात दी है, खासतौर पर जहांगीर साहब ने, कि अगर आप थाना कल्चर को अच्छा कर दें, बेहतर कर दें या एक मखसूस थाना बना दिया जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए, तो शायद हम ज्यादा ना सही तो कम से कम कुछ मसाइल तो हल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अजहर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि अंडर वन रूफ, अगर हर डिपार्टमेंट को अंडर वन रूफ कर दिया जाए तो भी काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो सकती हैं। हमने आज के प्रोग्राम में यहाँ पर कुछ क्लिप्स भी चलाई हैं, कुछ वीडियोस भी चलाई हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, ये नहीं कि सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, आप अपने जो है वो बेहतरी का पैगाम भी दे सकते हैं कि जी मेरा ये मसला था, वो जहांगीर बारा साहब के थ्रू जो है ना वो हल हुआ है या ये वो अजहर सदीक साहब के थ्रू हल हुआ है, तो वो वीडियो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।